राधे राधे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। भारत में प्रजनन दर की गिरावट को लेकर के, क्योंकि हालिया कुछ रिपोर्ट हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल भी छपाया गया है। काफ़ी सारे और भी आर्टिकल्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि भारत की जो फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर है, उसमें एक अनोखी कमी देखी गई है। क्योंकि जहां भारत एक और दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है, वहीं इसकी कमी को लेकर के कुछ चिंताएं जाहिर की गई हैं। क्योंकि ऐसा दुनिया में देखा गया है कि जहाँ पर एक बार वहाँ की जनसंख्या अगर डिक्लाइन कर गई है, तो दोबारा कभी रिकवर नहीं कर पाई अपनी हिस्ट्री में। चाहे वो जो भी विकसित देश हो, हम किसी का भी आंकड़ा लेकर के देख पाते हैं तो वह देश कभी भी रिकवर नहीं कर पाया है। तो ये हमारी फर्टिलिटी रेट जो गिर गई है, तो इसको देख कर के कुछ चिंताएं खैर जाहिर की गई हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी काल से। इंदिरा गांधी का पीरियड होता है, शासनकाल होता है। तो उस समय क्या होता है, फर्स्ट टाइम इमरजेंसी लगाई जाती है। तो इमरजेंसी के काल में सब लोगों की देखो काम तो अच्छा हो रहा था, क्योंकि उस समय पर प्रशासन का बहुत ज़्यादा दबाव हुआ करता था। तो जिससे कि जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, काम बहुत तेज़ी से और सटीक काम हुआ करता था। जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में जाइए या आपके बाबा परदादा जो भी हों, उनसे पूछिएगा तो किसी भी डिपार्टमेंट में ये जाया करते थे तो उनका काम आसानी से हो जाता था, तथा कोई भी दिक्कतें या समस्याओं का सामना नहीं किया जाता था। काम बहुत अच्छी तरीके से उस समय हुआ करते थे। तथा एक बात और हुई थी, उसी समय नसबंदी का काल भी आया। इंदिरा गांधी सरकार की एक जाने का कारण ये भी रहा, खैर वो चीज़ें अलग हुई कि दोबारा राजीव गांधी भारी बहुमत से आए, लेकिन उनके जाने का ये भी कारण रहा कि ग्रामीण जनसंख्या में एक ये भय था कि पकड़ के नसबंदी कर देते थे। और जो प्रशासनिक अधिकारियों था ना, उनको वो क्या बोलते हैं कि उनको थोक के भाव में उन लोगों की नसबंदियाँ की जाती थी, कि गांव से पढ़ के लोग ले जाते और नसबंदी कर देते थे। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन गांव में देखी गई हैं। आप लोग पुराने लोग भी हों, उनसे तो पूछ सकते हैं ये नसबंदी के बारे में। तो खैर ये नसबंदी का जब ये पीरियड चल रहा था कि नसबंदी की जा रही थी गांव-गांव में, तो इससे ग्रामीण जनसंख्या में एक इस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ कि ये लोग मतलब कि हमें बच्चे नहीं उत्पन्न करने दे रहे हैं। तो उस समय और ज़्यादा जनसंख्या, मतलब कि लोगों के ये भाव हुआ कि बच्चे नहीं पैदा होंगे, हमारी नसबंदी कर दी जा रही, तो बच्चों ने और ज़्यादा बच्चे पैदा किए। तो भारत में ग्रोथ रेट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उसी समय में 71 वाले में या 81-82 वाले में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखा गया था जनसंख्या में। खैर ये पुरानी बातें हो गई। फिर इसके बाद में जब ये 2012-13 के आंकड़े आते हैं, तो उस समय हमारी जो ग्रोथ रेट थी ये बढ़ कर के 3.3 3.4 तक चली गई थी, कि हम जनसंख्या वृद्धि जो प्रजनन दर था वो 3.4 तक पहुंच गया था। और हालिया 2023 की एक रिपोर्ट है, हालिया तो नहीं कहेंगे, खैर ये 2023 की रिपोर्ट है जिसकी चर्चा हाल में की जा रही है, क्योंकि इसी में पहली बार बताया गया कि हमारी प्रजनन दर जो है, फर्टिलिटी रेट, ये डिक्लाइन कर रही है। तो आखिर ये कारण क्या रहे, उसने सुझाव भी दिए कमेटी ने, ये सब, और तथा रीज़न बताएं कि किस कारण ये गिरावट हुई है। तो खैर ये है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 की इसकी रिपोर्ट है, कि भारत में कुल प्रजनन दर जो इन्होंने बताई है 1.9 पहुंच गई है 2023 के आंकड़ों के अनुसार। शायद ये घट करके 1.8 भी आ सकती है, क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं, 2025 चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीएफआर, अर्थात टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर। ये होता क्या है? ये होता है कि यह किसी महिला द्वारा उसके प्रजनन काल में उत्पन्न होने वाले बच्चों की औसत औसत संख्या को दर्शाती है। मतलब कि एक महिला कुल अपने जीवन काल में जितने भी बच्चों का जन्म देती है, तो ये सब उसकी कुल प्रजनन दर को दर्शाती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं भारत में कुल प्रजनन दर। जो भारत की वैश्विक स्तर पर कुल प्रजनन दर है भारत की, तो उसमें ग्रामीण इलाके और शहरी इलाकों की अलग-अलग है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आज भी जो प्रजनन दर है 2.1 है। और 2.1 ये एक स्टेबल सिचुएशन होती है किसी भी जनसंख्या की ग्रोथ रेट को स्टेबल करने के लिए। क्योंकि जहाँ की प्रजनन दर अगर 2 पॉइंट है, तो वहाँ की जनसंख्या मतलब कि जैसे कि ग्रोथ रेट मतलब कि ना ज़्यादा बढ़ेगी ना ज़्यादा घटेगी। वो एक स्टेबल सिचुएशन होती है कि जितने लोग मरेंगे उतना जन्म भी लेंगे। खैर ना इससे ज़्यादा ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए। और ग्रामीण स्तर पर भारत में यह अभी स्टेबल है। लेकिन वहीं जो शहरी स्तर की कुल प्रजनन दर है वो 1.5 है।
ये बड़ी ही सोचनीय विषय है कि जो शहरी इलाकों हैं वहाँ पर प्रजनन दर बहुत कम हो गई है। यहाँ तक कि दिल्ली जैसे शहरों में ये प्रजनन दर घट करके 1.2 हो गई है। अब समझ सकते हैं कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति एक बच्चा पैदा करना चाहता है। तो अब एक बच्चा तो ठीक है, पहले तो खैर ये हुआ करता था कि बच्चे जीते नहीं थे तो 4-5 बच्चे पैदा करते थे, शायद 2-3 बच ही जाएँगे, तो इस हिसाब से वो लोग बच्चे पैदा करते थे। लेकिन वर्तमान में सिचुएशन ये है कि 2 क्या, आप मतलब कि प्रति व्यक्ति एक बच्चा पैदा कर रहा है, और वहीं पर ये घट कर के वैश्विक, जैसे हमने साउथ साउथ कोरिया में देखा और जापान, इटली जैसे विकसित देशों में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हम एक आंकड़ा देखा कि 700 से 800 एक गाँव, इटली में गाँव है, लगातार 700 से 800 ऐसे गाँव हैं जहाँ पर 3 साल में एक भी बच्चे का जन्म नहीं रिकॉर्ड किया गया है। अब बता सकते हैं आप लोग, 3 साल में एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, 700 से 800 गाँव में, इटली की बात है ये, ठीक है। और वहीं भारत जैसे राष्ट्रों में आप अपने 3 साल में अपने गाँव तो छोड़िए, आप मोहल्ले तो छोड़िए, अपने घर में परिवार में ही 3 साल में कोई ना कोई जन्म ले लेता है। वहीं 700-800 गाँवों में एक बच्चे का जन्म रिकॉर्ड नहीं किया गया है। खैर वो बातें अलग हैं। तो बात करते हैं जो भारत की ग्रामीण इलाकों की प्रजनन दर है, वह एक कुल प्रतिस्थापन दर को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि 2.1 प्रतिस्थापन दर होती है जो कि इसको प्राप्त कर चुका है। और सर्वाधिक कुल प्रजनन दर जो कि 2.8 है। सर्वाधिक कुल प्रजनन दर जो कि 2.8 है, और ये कहाँ की है, बिहार की है। 2.8, आज भी 2.8, मतलब कि बिहार में अभी प्रजनन दर काफ़ी अधिक है, और वहीं दिल्ली जैसे शहरों में सबसे कम प्रजनन दर 1.2 रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। और शिक्षित महिलाओं में TFR देखते हैं। TFR मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। TFR का मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, अर्थात कुल प्रजनन दर, TFR, ठीक है। तो यह शिक्षित महिलाओं में TFR 1.8 है और अशिक्षित महिलाओं में 3.3 है। आप डिफरेंस दे सकते हैं, 3.3 कहाँ है और 1.8 कहाँ है। तो ज़्यादा शिक्षित जो महिलाएं हैं उनमें प्रजनन दर, वो बच्चे कम पैदा करने चाहती हैं, और 1.8 है ये रेशियो। खैर हम वो चीज़ देखते हैं कि प्रजनन दर में गिरावट के कारण क्या रहे हैं, क्योंकि सरकार के कुछ ऐसे पहले रहीं जिसके कारण हमारे प्रजनन दर में भारी गिरावट हुई है। जहाँ 2002-2012 के आसपास ये 10 साल में इतने तेज़ी से ग्रोथ, मतलब कि डिक्लाइन नहीं करती कहीं की जनसंख्या, कि अचानक ये जनसंख्या विस्फोट होता है कि हाँ 1 साल में 9 महीने में इतना, लेकिन इतनी जल्दी जनसंख्या अचानक डिक्लाइन नहीं करती। ग्रोथ रेट होता है ना, ये धीरे धीरे बहुत कम होता है, ज़्यादा होता है। तो वहीं अचानक ये 3.3 से औसतन 1.9 पहुँच गई है, जो कुल प्रजनन, ये बड़ा ही सोचनीय विषय है। तो हम बात करते हैं गिरावट के कारण क्या रहे हैं। सबसे पहले बात, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम। खैर ये एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का जहाँ पर परिवार नियोजन के लिए भी कोई कार्यक्रम चलता है भारत में। और यहाँ पर परिवार नियोजन कार्यक्रम में गर्भ निरोधक उपाय भी किए गए हैं, जैसे वो प्रोटेक्शन वगैरह बांटे गए। तो इससे महिलाओं के लिए तो ये अच्छा रहा कि वो बच्चा पैदा करना चाहती हैं तो प्रोटेक्शन का यूज ना करें, वैसा कर सकती हैं। खैर ये अच्छे उपाय भी रहें, और इसका नकारात्मक प्रभाव तो नहीं कहेंगे। खैर ये कुछ उपाय सरकार के द्वारा किए गए। और क्या उपाय किए गए कि महिलाओं की भूमिका में बदलाव हुआ है, जैसे शिक्षा में, कार्यबल में बढ़ती भागीदारी में महिलाओं को काफ़ी महत्व दिया जाने लगा है भारत में, कि शिक्षा में भी स्तर उन लोगों का बढ़ा है और हर चीज़ में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, जिससे जो शिशु मृत्यु दर थी वह कमी हो गई है शिशु मृत्यु दर में। और पोषण के उच्च मानक भी, स्टैंडर्ड भी स्थापित कर दिए गए हैं। जैसे हम लोग गाँव में तो रहा करते थे, तो गाँव में क्या होता था कि जो टोटल उसमें वो होता है, मतलब कि प्रजनन दर, गाँव में जैसे बच्चा पैदा हुआ तो गाँव का बच्चा जो होता है ना, मोहल्ले में सबका बच्चा होता है। गाँव में जैसे लड़ाई हो जाती है ना, परिवार में भी हो या मोहल्ले में किसी से भी, लेकिन बच्चों से कभी लड़ाई नहीं होती। वो मतलब कि एक स्टैंडर्ड गाँव में भी स्थापित किया गया है कि हम लोगों की तो लड़ाई हो जाएगी सीनियर में, लेकिन बच्चों तक ये लड़ाई का असर नहीं पड़ना चाहिए। बच्चे सबके लिए समान होते, कहीं खेल रहा होगा तो वो बच्चे भी, मतलब कि जिससे लड़ाई हो गई वो लोग भी खिला लेंगे उस बच्चे को। बच्चे से लड़ाई नहीं होती गाँव में भी, ये देखा जाता है। तो उनके पोषण स्तर में उच्च मानक स्टैंडर्ड तय कर दिए गए हैं। जैसे कि शहर में क्या होता है, शहरों में बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में, कि उन लोगों को एक
मतलब कि टाइम टू टाइम अलग अलग से डोज दिए जाते हैं, जैसे कि सुबह उनको दूध में ये मिला कर दिया जाएगा, ये पाउडर, ये वाला टॉनिक हो गया, ये सिरप हो गया, ये चीज़ें, ऐसे उनका मानक स्तर उच्च हो गया है, जिससे कि हमारे जो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय, या कहें कि भारत की आज़ादी के लगभग पास तक, तो जो भारत की औसत एक व्यक्ति का जीवन काल हुआ करता था, उस समय 35 वर्ष हुआ करता था। आज ये 70 वर्ष हो गया है प्रति व्यक्ति जो आयु मतलब जी सकता है। इसे कुछ बोलते हैं, शायद वो वर्ड नहीं मैं याद कर पा रहा हूँ, रिकॉल कर पा रहा हूँ। खैर आगे बात करते हैं। स्वास्थ्य सोच में बदलाव, पुत्र प्राप्ति की चाहत की कमी, ये भी एक कारण रहा है कि प्रजनन दर में गिरावट क्यों रही, क्योंकि जो ये चीज़ें रही हैं कि सामाजिक सोच में बदलाव हुआ है। जैसे कि पहले क्या सोच रहती थी कि बच्चा पैदा होगा, उसी चक्कर में जैसे एक बेटी हुई तो फिर बच्चा पैदा करते थे कि शायद बच्चा लड़का हो जाए। तो बच्चे के लिए वो लोग कई सारे संतानों की उत्पत्ति के मतलब कि उनकी उत्पत्ति हो जाती थी इसी चक्कर में। लेकिन अब ये सोच माइंडसेट लोगों का बदला है, तो जिससे कि उन लोगों में ये सोच एक डेवलप हो गई है कि अगर बच्चे की भी सोच ना हो, मतलब कि अगर बच्चे भी पैदा होती है तो खैर वो संतोष रखते हैं कि चलो एक है, अच्छा है, भला है। अब इससे प्रजनन क्षमता में कमी तथा गर्भपात की दर में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये भी। अब परिणाम क्या रहे, इसके प्रभाव क्या रहे? प्रभाव में दो चीज़ें हम देख सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव तथा सकारात्मक प्रभाव। तो नकारात्मक, सबसे पहले हम सकारात्मक देखते हैं, नकारात्मक तो बाद में देख लेंगे। तो आर्थिक फायदा, इसका आर्थिक फायदा क्या हुआ? आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी में वृद्धि वृद्धि हुई तथा श्रम बल में वृद्धि हुई। सक्रिय आबादी में वृद्धि हुई तथा श्रम बल में वृद्धि हुई। श्रम बल में कैसे कि इसमें जो महिलाएं थी उनको भी, उनकी भी भागीदारी बढ़ने लगी। ठीक है, और बचत दर में वृद्धि हुई। अब बचत दर में कैसे वृद्धि हुई? अगर बच्चे कम पैदा होंगे तो कम बच्चे पैदा होंगे, आप ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, आप बचत ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, निवेश में प्रोत्साहन, निवेश को प्रोत्साहन मिला कि नए नए आप और भी काम कर सकते हैं उसी बचत से। फिर मानव संसाधन विकास प्रबल। अब मानव संसाधन विकास प्रबल कैसे कि मतलब कि सभी तक स्वास्थ्य, जैसे भारत सरकार के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें जैसे मानव असमानताओं की कमी हो जाती है। जैसे कि एक बहुत सारी जनसंख्या है किसी इलाके में, तो वहाँ पर अगर जैसे सरकार के द्वारा कोई कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो सबको सुनिश्चित नहीं हो पाते हैं, सबको उनकी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। मिलती तो हैं लेकिन फिर उस स्तर पर नहीं मिल पाती हैं उस हिसाब से कि जो सब लोगों के लिए पर्याप्त हो पाए। मिल पाती हैं, बहुत अल्प मात्रा में मिल पाती हैं। तो शिक्षा स्वास्थ्य की जैसे पहले अच्छी हो पाएंगी और अच्छे हो पाएंगे। जैसे विकसित देशों में है तो उनकी जनसंख्या कम है, तो इसी कारण से उनकी स्वास्थ्य शिक्षा जैसी पहल, स्वास्थ्य जैसी पहल, उनकी ये सभी योजनाएं अच्छे तरीके से वर्क भी करती हैं उनकी। ठीक है, ये असमानता में कमी लाएगी। दूसरी, आबादी कम होगी। आबादी कम होने से देखिए, आबादी कम होने से कई सारे फैक्टर यहाँ डिसाइड होंगे। आबादी कम होगी तो संसाधनों की ज़रूरत कम होगी, ये पर्यावरणीय इफेक्ट है। तो आबादी कम होगी, सबसे पहले आबादी से क्या होगा, संसाधनों की कमी कम पड़ेगी। संसाधनों की कमी कम होगी तो संसाधनों का दोहन कम होगा। संसाधनों का दोहन कम होगा तो पर्यावरण पर दबाव कम होगा। ठीक है, तो पर्यावरण पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है? नकारात्मक प्रभाव में हम देख सकते हैं कि वृद्धों की आबादी में वृद्धि होगी, सबसे बड़ी बात वृद्ध, क्योंकि जो रिटायरमेंट हुआ है उनका पेंशन स्तर पर, तो जहाँ पर जो लोग रिटायरमेंट हुए हैं, सपोज जैसे 1 लाख व्यक्ति सपोज सर्विसेज से रिटायर हुए हैं, लेकिन अब हमारे पास उतनी जनसंख्या है नहीं है कि हम उनको नौकरी दे पाएँ। जनसंख्या की कमी पड़ेगी, तो जितने संसाधन हमने डेवलप कर लिए हैं तो अब उस हिसाब से हमें जनसंख्या भी चाहिए ना। तो अगर हमारी जनसंख्या कम होगी तो संसाधन बंद पड़े रहेंगे ना, तो इस हिसाब से वृद्धों की संख्या में वृद्धि होगी और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और कैसे, जैसे केरल में ये देखा गया है, केरल राज्य में, कि वहाँ का TFR जो है 1.5 है और पूरी आबादी में 15% केवल वृद्ध व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, इससे आंकड़ा आप लोग लगा सकते हैं इसका कितना बड़ा निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। वो 15 टोटल फर्टिलिटी रेट वैसे भी कम है, और इसके बाद में वो लोग अपन फिर जब वृद्ध लोग हो जाएंगे तो उनकी कोई सेवा करने वाला भी तो चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे? अब आजकल इस चीज़ में भी ध्यान दिया जा रहा है कि एक बच्चा बहुत अच्छा है, एक बच्चा अच्छा है तो एक बच्चा अच्छा है, किस लिए अच्छा है? तो उससे क्या होगा, वो खैर आगे बात करेंगे सामाजिक कारणों में।
खैर आगे बात करते हैं इसी में कि जिसमें टोटल फर्टिलिटी रेट वहाँ पर बहुत कम है। क्षेत्रीय असमानता कैसे? जैसे नॉर्थ इंडिया में जनसंख्या अधिक बढ़ गई, ठीक है, और साउथ इंडिया में जनसंख्या कम है, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट नॉर्थ इंडिया के स्टेटों का काफ़ी ज़्यादा है, जैसे बिहार और यूपी का, और वहीं साउथ इंडिया में कम है। तो इसका राजनीतिक इफेक्ट पड़ेगा कि वोट बैंकिंग ज़्यादा हो जाएगी। वोट बैंकिंग ज़्यादा हो जाएगी तो उनका संसदीय क्षेत्र में अधिकार ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा रहेंगे संसद में, उनका अधिकार ज़्यादा होगी, अपने हिसाब से नीतियाँ बनाएंगे, साउथ के हिसाब से कम बनाएंगे। तो ये सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ गया, राजनीतिक कारण हो गए। एक और चीज़ और कि एक बार प्रजनन दर में गिरावट होने के बाद आज तक विश्व में कोई भी देश रिकवर नहीं कर पाया है। ये बहुत ही सोचनीय विषय है, सरकार को सोचना चाहिए इस दिशा में। इसलिए एक चीज़ और होती है, कभी भी जैसे हमारी यूपी गवर्नमेंट के भी द्वारा एक चीज़ बताया गया है, ये प्रावधान कई किए गए हैं सरकार बच्चों को लेकर के कि 2 बच्चे हुई उसी को सरकारी पहल मिलेंगी, 3 बच्चे हो गए तो नहीं मिलेंगी। ऐसी कुछ पहलें यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट ने खुलकर भी इसका सपोर्ट नहीं किया कि आप लोग 2 बच्चों की घोषणा की हो कि 2 बच्चे ही मतलब कि सब लोग पैदा करेंगे। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट का खतरा रहता है। सेम वही सिचुएशन जो इमरजेंसी काल में हुई थी कि बच्चे सोचेंगे कि यार जल्दी पैदा कर लो, फिर ये सब चीज़ें होती थी कि आर्थिक बल, अब महिलाएं आ जाएंगी तो आर्थिक चीज़ों में तो वृद्धि होगी, आर्थिक श्रम बल में कमी होगी और उपभोक्ता में कमी होगी। सामाजिक कारण इसको देखते हैं। ये वो मैं अभी बीच में छोड़ दिया था कि एक बच्चे वाली बात, तो यहाँ पर कवर होगी। सामाजिक चीज़ें, सामाजिक कैसे? सामाजिक संबंधों में गिरावट होगी। अब आप ही सोचिए, क्योंकि एक बच्चा है आपके परिवार में, सब कोई एक बच्चा पैदा करना चाहता है, तो आप लोग कैसे ये होगा कि वह सामाजिक संबंध से सामुदायिकता बनी रहेगी, कैसे बनी रहेगी? आप वो बच्चा चाचा बन सकता है, वो बच्चा बुआ बन सकती है, वह बच्चा क्या भैया भाभी बन सकती है? नहीं बन सकती ना। जब आप खुद एक बच्चे को जन्म देंगे तो कहाँ से वह सभी संबंधों को सुनिश्चित कर पाएगा? तो एक ही बच्चा होगा तो समाज में संबंधों की भी कमी होगी ना, जैसे सामुदायिकता की कमी होगी। गांव में सामुदायिकता तो बहुत होती है, जैसे कि आप गांव जाइए अपनी कुछ तो वहाँ पर सामुदायिकता दिखेगी किसी भी चीज़ के लिए ना, तो सब लोग खड़े रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ों में बहुत कमी आएगी, क्योंकि सामाजिक गिरावट, जैसे बच्चा तो गांव में पैदा हो जाता है, लेकिन वो बच्चा गांव का बच्चा मान करके सभी लोग उसको लगे कुछ देर इनके घर में खेलेगा। वो जो 2-4-10 घर होते हैं ना जहाँ पर वो उसकी पहुंच होती है उस बच्चे की, लगी जा पाता है, तो सबको अपना इलाका समझता है। मतलब ये दिन भर टहलता रहेगा, इसके घर उसके घर, यहाँ खाएगा, कभी वहाँ खा लिया, मतलब कि बच्चों को कुछ वो नहीं होता। तो लेकिन गाँव शहर में क्या होता है? शहर में एक कमरा होता है, सेम वही कमरा उसका पूरा दुनिया होती है, बस वहीं खेलेगा, वहीं उसका सामान है, बस उतने ही में ही। तो गाँव का बच्चा ज़्यादा अच्छा होगा शहर का? क्या आप कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं? खैर इनको शहर के बच्चों को न्यूट्रिशंस कुछ ज़्यादा मिल पाते हैं, लेकिन गाँव का बच्चा गाँव का होता है, ठीक है। क्या किया जाना चाहिए? तो ये चीज़ें हैं, कुछ निष्कर्ष के तौर पर भी ले सकते हैं, और क्या किया जाना चाहिए कुछ उपाय भी हैं। तो इनको देखते हैं। लक्षित नीतियाँ तैयार करनी चाहिए, जैसे क्षेत्रीय आधार पर विशेषकर, मतलब कि क्षेत्रीय आधार पर कुछ लक्षित नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। जिस स्तर पर जनसंख्या दर ज़्यादा हो तो वहाँ पर ऐसा नियोजन के कार्यक्रम चलाने चाहिए, जहाँ पर जनसंख्या जो जन्म दर है वहाँ पर कम है तो वहाँ पर आबादी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और मतलब कि आप लोग बच्चे पैदा कीजिए, कार्यक्रम जगह-जगह से कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। ये हमारे नेताओं को भी समझना चाहिए, उन लोगों को भी कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए कि आप लोग भी मतलब कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चे पैदा कीजिए, इतना भी गलत बात नहीं है। या जो सरकार को भी इस तरह पर पहल करनी चाहिए, जैसे कुछ छुट्टियाँ देनी चाहिए उनको, इन सब चीज़ों के बारे में। और जहाँ प्रजनन दर उच्च हो वहाँ मानव संसाधन विकास पर अधिक बल देना चाहिए, जैसे जैसे कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कौशल पर, मतलब कि उनकी स्किल पर। नहीं, जनसंख्या तो हो जाएगी लेकिन वो अनस्किल्ड जनसंख्या होगी, किसी लायक नहीं होगी, तो आप वहाँ पर कुछ उद्योग भी करेंगे तो वो उसको भी नहीं सही से हैंडल कर पाएंगे। तो इस चीज़ें मतलब कि वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सीय क्षेत्र हो गया और कौशल पर भी बल देना चाहिए यहाँ पर। और महिलाओं के लिए विशेष उपाय,
जैसे उनको पेड लीव देनी चाहिए। पेड लीव कैसे? जैसे मातृत्व अवकाश तो मिलता है उन लोगों को, लेकिन वो पेड होना चाहिए, मतलब कि उनकी सैलरी नहीं कटनी चाहिए, सैलरी तो मिलती रहना चाहिए, साथ में ये मातृत्व अवकाश, जैसे अभी विकसित देशों में क्या होता है, मातृत्व अवकाश माता को तो मिलना ही चाहिए, साथ में पति को भी मिलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे महिलाएं अपने स्तर पर कम, जैसे शहर में पति भी उसका काम करता है और पत्नी भी करती है, दोनों लोग काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर दोनों काम करते हैं, वहीं अगर पत्नी उसका बच्चा पैदा करेगी तो पति तो अपने स्तर पर शायद काम करता रहेगा, अपने लेवल्स पर बढ़ता रहेगा या कमाई करता रहेगा, लेकिन जब वहीं पत्नी साल 1.5 साल के बाद अब वर्क करने के लिए जाएगी ना, तो वो 1-1.5 साल से काम छोड़ रखी थी, तो उसको उतना जो उतनी सैलरी मिल रही थी उस हिसाब से नहीं मिलेगी उसे, ठीक है। ये कहीं पर उस, और फिर इसके बाद पोषण संबंधी सुविधाएं, क्रेच में वृद्धि करनी चाहिए, शिशु देखभाल के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी सहायता प्रदान करनी चाहिए, खासकर ग्रामीण एवं अर्ध क्षेत्रीय क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में सरकार के लिए कुछ सब्सिडी उपाय तथा कुछ सब्सिडी देनी चाहिए, पैड की व्यवस्था करनी चाहिए, या उनको कुछ ऐसे उपकरणों की या कुछ ऐसे मटेरियल देने चाहिए जो महिलाओं की आवश्यकता होती है। खैर समझ रहे होंगे। खासकर महिलाओं के साथ साथ पितृत्व अवकाश भी देना चाहिए, ताकि बच्चे के जन्म के बाद महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में जल्दी शामिल हो सकें, तथा जो खतरा रहता है उसको मतलब कि उनके जो खतरा रहता है उनके ज्ञान कौशल को दोबारा कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में आने के लिए, तो उसको एक निश्चित किया जा सके कि आप लोग इस क्षेत्र में जल्दी रिकवर करिए, क्योंकि जब पिता को भी या कहें कि उसके पति को भी दोनों की छुट्टियां रहेंगी, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, तो हैंडल हो पाएगा ना उससे दोनों लोग जल्दी रिकवर करके अपने अपने क्षेत्रों में वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भारत की जनसंख्या गिरावट को लेकर के हुई। खैर ये टॉपिक इम्पोर्टेंट तो कहेंगे, इम्पोर्टेंट था ही, बाकी आप लोग समझिएगा, इम्पोर्टेंट हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और भी टॉपिक हैं हमारे पास, जैसे भारत अफगानिस्तान संबंध को लेकर के, फिर इसके बाद में वो अभी भूस्खलन देखा गया उसको लेकर के, उस पर हम वीडियो बाद में बात करते हैं, तथा कुछ रिपोर्टें भी हैं भूस्खलन को लेकर के कई सारी एजेंसियों के, तो उनकी भी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।